हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। एज यू नो, हमारी साइंस की ही सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम बायोलॉजी खत्म कर चुके हैं और फिजिक्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब अगर मैं हमारे आज के सेशन की बात करूं तो ये है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द्रव्य यानी पदार्थ के यांत्रिक गुण। पर इसको स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि आखिर द्रव्य होता क्या है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेर रही है, जैसे कि ये मोबाइल, ये क्या कर रहा है, स्थान को घेर रहा है एवं जिसका एक निश्चित द्रव्यमान है, वेट है, वो क्या होती है, द्रव्य होती है। पर अब आप कहेंगे सर, लकड़ी, जल, वायु या जो भी चीजें हमें अपने आसपास नजर आ रही है वो सभी क्या है, वो सभी तो द्रव्य है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। इस सेशन को सुनते वक्त आप क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग में कुछ विचार ला रहे होंगे। तो ये विचार जो है ये क्या नहीं है, द्रव्य नहीं है। उसी तरह से आप जो समय अभी खर्च कर रहे हैं इस सेशन को सुनने में, ये भी क्या नहीं है, द्रव्य नहीं है। तो हर चीज द्रव्य नहीं होती है, पर अधिकतर चीजें जो हमारे आसपास है वो तो हम समझ सकते हैं कि द्रव्य ही है। अब इसी परिभाषा के आधार पर द्रव्य की अवस्थाओं की अगर मैं बात करूं तो मैं समझता हूं कि आप सब जानते होंगे कि द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, जिसको हम सॉलिड, लिक्विड और गैस भी कह सकते हैं। अब ये परिभाषा के आधार पर ही कैसे बनी है, तो समझिए, ठोस की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए उसमें क्या अलग होता है। निश्चित तौर पे आप कहेंगे उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास रहते हैं, इसलिए वो स्थान जो है कम घेरता है। लेकिन उसका जो द्रव्यमान होता है, जो वेट होता है, वो क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। इसी के विपरीत जो गैसेस की अगर हम बात करें तो उनमें स्थान घेरने की प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अगर हल्की सी महक भी है कमरे में तो वो क्या होगी, पूरे कमरे में फैल जाएगी। लेकिन इनका वेट, द्रव्यमान क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है। इसके अलावा दो और अवस्थाएं होती है, जिनमें चौथी अवस्था है प्लाज्मा और पांचवी अवस्था है बोस-आइंस्टाइन संघनन, जिसको हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर आप गैसेस को ही बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो क्या होगा, जो एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो सब क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो जब वो सब अलग अलग हो जाएंगे तो उस स्थिति में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, बनता है सुपर एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है। उसी तरह से जब आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो समझिए, जैसे मैं हूं तो मेरे शरीर में भी क्या है, मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, जो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशंस कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे ये वाइब्रेशन क्या होंगे, ये कम होते चले जाएंगे। तो परम शून्य ताप तक अगर हम पहुंच जाए तो वहां पर भी क्या होगा, एक स्टेट जो है एग्जिस्ट करेगी। वो कौन सी है, बोस-आइंस्टाइन संघनन यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये टेम्परेचर क्या होगा, तो आई गेस आप जानते होंगे -273 डिग्री सेंटीग्रेड। पर इनके बारे में तो हम डिटेल में केमिस्ट्री के अपने सेशंस में समझेंगे। अभी के लिए हम अपने फिजिक्स के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आपने समझा, हमें आज के सेशन में पदार्थ के यांत्रिक गुण पढ़ना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। इसके अलावा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी जाती हैं, जो हम अपने केमिस्ट्री के ही सेशंस में कंटिन्यू करेंगे। अब यांत्रिक गुणों की अगर हम बात करें तो उसमें जो हमारा आज का सेशन है, इसमें हमें ठोसों के यांत्रिक गुणों को समझना है, जिनमें अगर हम बात करें तो दो गुण प्रमुख है, एक विरूपण और दूसरा प्रत्यास्था। फिर इसके बाद जो हमारा अगला सेशन रहेगा उसमें हम द्रव जो है उनके यांत्रिक गुणों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ठोसों के यांत्रिक गुण को समझने के पहले सबसे पहले आपको दो बेसिक टर्म्स का आइडिया होना चाहिए, जो है प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी। अब ये क्या है, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे बताइए, जैसे अगर ये पेन है और इस पेन को मैं क्या करूं, अगर मैं तोड़ने जाऊं तो ये टूट जाएगा, हाँ या ना। जैसे देखिए जरा, निश्चित तौर पे ये टूट जाएगा। उसी के मुकाबले अगर मैं कोई रबड़ ले लूं
और रबर को मैं यूं खींचूं तो क्या रबर टूटेगा? निश्चित तौर पे नहीं टूटेगा। रबर जो है वो खिंचा जाएगा और खिंचाने के बाद जैसे ही आप उसके ऊपर से बल हटा लेंगे वो क्या करेगा? वो पुनः अपना आकार जो है, पूर्व अवस्था जो है उसको अर्जित कर लेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए ऐसा हो रहा है प्रॉपर्टीज के कारण, जो कि इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी की अगर मैं बात करूं तो इसको आप कह सकते हो सुघट्यता, ठीक है। और इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्था। अब ये क्या होती हैं तो देखिए समझिए, इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज पर अगर बल लगाया जाए तो जैसे ही वो बल हटा लिया जाएगा वो अपनी पूर्व स्थिति को क्या कर लेगी? प्राप्त कर लेगी। और वहीं प्लास्टिसिटी, जिसका मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, पेन आप कह सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो उसमें क्या होगा? उसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें अगर चीज पर बल जो है वो हटा भी लिया जाए तो उसके बाद भी क्या होगा? वो चीज जो है अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगी। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो रबर रहता है उसमें इलास्टिसिटी होती है और जो पेन होता है उसमें प्लास्टिसिटी यानी सुघट्यता होती है। तो देखिए ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? मैं इसके लिए आपको फिर एक एग्जांपल देता हूं। मुझे बताइए, स्टील और रबर इन दोनों में किसकी प्रत्यास्था ज्यादा है? निश्चित तौर पे आप कहेंगे कि सर स्टील और रबर में रबर की जो प्रत्यास्था है वो ज्यादा होगी, क्योंकि रबर बहुत लचीला होता है। उसको हम खींच दें और फिर छोड़ दें तो क्या होगा? रबर अपना आकार जो है वो वापस से अर्जित कर लेगा। लेकिन आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको ये कहूं कि स्टील की प्रत्यास्था क्या होती है? ज्यादा होती है, यानी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, और रबर की इलास्टिसिटी जो है कम होती है। निश्चित तौर पर आप हैरान रह जाएंगे, पर ऐसा ही है। और इसकी अगर मैं आपको किताबी वजह बताना चाहूं तो स्टील जो है उसका यंग मॉडुलस जो है वो 210 इंटू 10 की पावर 9 पास्कल होता है, जबकि रबर जो है उसका क्या कहते हैं यंग्स मॉडुलस जो है वो 0.02 इंटू 10 की पावर 9 पास्कल होता है। तो आप देख सकते हैं स्टील जो है उसका यंग्स मॉडुलस बहुत ज्यादा है किससे? रबर से। पर ये तो किताबी बात हो गई, इसका मतलब क्या है? तो देखिए इसका मतलब ये है कि स्टील के ऊपर जब हम क्या करते हैं? बल लगाते हैं, तो स्टील के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसके कारण क्या होता है? स्टील अपने आकार के परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है और वो उसी आकार में बना रहना चाहता है। अब आप कहेंगे सर स्टील तो खिंचाता ही नहीं है। तो देखिए ऐसा नहीं है, ये बात बल की है। अगर आप स्टील को खींचना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, पर वहीं रबर की हम बात करें तो थोड़े से ही बल से वो क्या हो जाएगा? खिंचा जाएगा। तो अब आप कहेंगे सर दोनों में प्रत्यास्था ये आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो इसको आप देखिए ऐसे समझिए, अगर रबर को भी आप एक निश्चित सीमा से ज्यादा खींच देंगे तो रबर भी क्या होगा? सुघट्यता शो करेगा, मतलब रबर भी डिफॉर्म हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। तो सारा खेल किसका है? बल का है। पर जो स्टील है उसको अगर आपको विकृत करना है तो आपको बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, रबर से भी कईयों गुना। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टील की प्रत्यास्था जो है वो रबर से क्या है? ज्यादा है। हजम नहीं हो रहा? तो देखिए आज के सेशन में हमें जो है विरूपण और प्रत्यास्था दोनों को ही डिटेल में समझना है, तो बने रहिए हमारे साथ, आपको ये बात जो है अच्छे समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं विरूपण यानी डिफॉर्मेशन की। तो देखिए जैसा कि हमने अभी समझा कि किसी चीज पर अगर बल लगाने पर वो क्या हो जाए? उसका रूप जो है विकृत हो जाए, वो डिफॉर्म हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक ऐसा बल हो जाएगा जिसको हम कह सकते हैं क्या? विरूपक बल। क्योंकि इस बाह्य बल के कारण वस्तु के साइज में, उसके शेप में, उसकी स्पेस में क्या हो रहा है? फर्क पड़ रहा है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? विरूपण, डिफॉर्मेशन कहेंगे। अब आप कहेंगे सर इसका भी कुछ काम होता है क्या? तो निश्चित तौर पे होता है। उदाहरण के लिए जो धातु के तार रहते हैं उनका निर्माण हम किससे करते हैं? इसी प्रोसेस से करते हैं,
ठीक है। आपने जैसे देखा होगा कि लोहे के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनसे क्या होते हैं, पतले पतले लोहे के तार जो है बनाए जाते हैं। तो ये विरूपण प्रक्रिया भी क्या है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रत्यास्था यानी कि इलास्टिसिटी की, तो देखिए जैसा कि आपने समझा कि कोई भी वस्तु अगर उस पर कोई बल लगाया जाए और बल के कारण उसके आकार और आकृति में परिवर्तन हो रहा हो, लेकिन वो वस्तु क्या कर रही हो, उस परिवर्तन का विरोध कर रही हो और बल को हटाते से ही वस्तु क्या करे, पुनः अपना आकार जो है अर्जित कर ले, पूर्व अवस्था अर्जित कर ले, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यास्था कहेंगे। पर इसका उदाहरण क्या है या इसका काम क्या है हमारे जीवन में, तो देखिए इस फोटो को। अब इस फोटो में आप देख सकते हैं कि एक 3000 किलो का क्या है, लोहे का टुकड़ा है, जिसको किससे उठाया गया है, इस क्रेन से उठाया जा रहा है। अब मुझे बताइए इस लोहे को टुकड़ों को पकड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत है, तो निश्चित तौर पे हमें रस्सी की जरूरत है। अब मुझे बताइए अगर रस्सी जो है वो ज्यादा मोटी नहीं हुई तो क्या होगा, निश्चित तौर पे आप कहेंगे कि सर ये टूट जाएगी। तो मतलब ये है कि हमें कितना वजन उठाना है, उसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि हमें कितना मोटा लोहे का रस्सा जो है वो लेना है। तो ये कैसे तय होगा, तो ये प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था और सुघट्यता से तय होता है। हमने अभी समझा कि स्टील में भी क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है, क्योंकि स्टील भी क्या होता है, खींचने पर वापस अपना आकार अर्जित करता है, या फिर अगर बल बहुत ज्यादा लगा दिया जाए तो सुघट्यता या प्लास्टिसिटी शो करता है, जिसके कारण उसका आकार जो है विकृत हो जाता है। तो आपको स्टील की जो मोटाई है वो कितनी लेना है, ये आप किससे तय करेंगे, प्रत्यास्था से, इलास्टिसिटी से तय करेंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने बल हटा दिया, जैसे ही आपने ये लोहे की रॉड हटा दी, वैसे ही वो क्या हो जाए, वापस से अपना आकार जो है अर्जित कर ले। ठीक है। अब इसी बात को हम और अच्छे से प्रैक्टिकली अगर समझना चाहे तो स्टील क्या होता है, इसको यंग्स मॉडुलस जो है बहुत ज्यादा होता है। इसका अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल मीनिंग समझाना चाहूं तो स्टील में आप बहुत ज्यादा बल लगा देंगे, ठीक है। यहां मैं स्ट्रेस के लिए शब्द क्या प्रयोग कर रहा हूं, बल। तो बहुत ज्यादा अगर आप बल लगा देंगे तो भी उसमें बहुत कम स्ट्रेन या बहुत कम डिफॉर्मेशन, विरूपण जो है वो उत्पन्न होगा। ठीक है। तो इसलिए स्टील की प्रत्यास्था क्या है, रबर से बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूं ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी, पर इसी के कुछ व्यवहारिक उपयोग अगर हम समझेंगे तो उससे ये बात हमें और अच्छे से क्लियर होगी। जैसे एक तो आपने भी समझा क्रेनों की धात्विक रस्सियां, दूसरा मुझे बताइए कोई पुल है, कोई ब्रिज है, अगर इस पुल के ऊपर, ब्रिज के ऊपर हम क्या करें, लोड लगा दें। लोड लगा दे मतलब ढेर सारी गाड़ियां जो है इसके ऊपर खड़ी हो जाएं, तो मुझे बताइए क्या होगा, निश्चित तौर पे ये पुल जो है बीच में से दब जाएगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा नजर तो नहीं आता है, तो देखिए हम यहाँ पर एक बहुत बड़े पुल की बात कर रहे हैं। भले ही हमें नजर नहीं आता है, पर पुल भी क्या होता है, वो वजन से दब जाता है। इसीलिए कई जगह पर क्लियरली लिखा होता है कि इस निश्चित वजन से ऊपर के जो वाहन है वो इस पुल के ऊपर से ना निकले। या फिर कई बार हम देखते हैं कि पुल वगैरह टूट जाते हैं, तो उनके टूटने की वजह क्या होती है, यही होती है प्रत्यास्था का जो कैलकुलेशन है वो उनका सही से नहीं किया जाता है, जिसके कारण जब लोड जो है हट जाता है तो उसके बाद भी पुल जो है वापस पहले की तरह अपनी जो पूर्व अवस्था है उसमें नहीं आ पाते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने समझा, अगर प्रत्यास्था की एक निश्चित सीमा से ऊपर अगर लोड दे दिया जाता है तो कोई भी चीज वो इलास्टिसिटी की जगह प्लास्टिसिटी शो करने लग जाती है और अपनी पूर्व स्थिति का अर्जन जो है नहीं कर पाती है। मैं समझता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई। इसके और उदाहरणों की अगर मैं बात करूं, हमारे घर की जो छतें रहती हैं उनमें भी जो बीम लगी होती है, वो बीम क्या है, असल में इसी का उदाहरण है, प्रत्यास्था का ही उदाहरण है। पहले की जमाने की अगर हम बात करें तो छतें इस तरह से ना दब जाए, इसके लिए क्या करा जाता था, पिलर्स जो है लगाए जाते थे।
पर आजकल जो है लोहे की बीम क्या करी जाती है, जो हमारी छत होती है उसमें लगा दी जाती है। इसके अलावा जो हमारी रेल पटरियां होती है उनका भी डिजाइन जो है वो प्रत्यास्था की कैलकुलेशंस पे क्या है, निर्भर करता है। अब ये जो हमारा सेशन है हम पीएससी के तौर पर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहां पर हम प्रत्यास्था की कैलकुलेशंस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये जो कैलकुलेशंस है ये हमारी 11th-12th क्लास की एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ना कि गवर्नमेंट जॉब्स की एग्जाम्स के लिए। इसके बाद अब आप कहेंगे सर जैसा कि आप बता रहे हैं प्रत्यास्था जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें अगर किसी चीज पर हम बल लगाएं और फिर अगर वो बल हटा दें तो वो उस चीज क्या करेगी, वापस से अपना आकार जो है अर्जित कर लेगी। पर लोहे की रस्सी जो है क्या उस पर आप कितना भी बल लगाएं तो वो अपना आकार पुनः अर्जित कर पाएगी? निश्चित तौर पर नहीं। इसकी भी क्या है, एक सीमा है। जैसा कि मैंने अभी कहा था, स्ट्रेस को आप समझने के लिए क्या ले लीजिए, एक बल ले लीजिए। तो किसी चीज पर जब आप बल लगाएंगे तो एक निश्चित सीमा तक तो वो क्या करेगी, प्रत्यास्था शो करेगी। पर अगर आपने उससे भी ऊपर बल लगा दिया तो फिर क्या होगा, तो फिर वो वस्तु जो है सुघट्यता शो करेगी। ये जो बीडी है ये यहां पर क्या है, सुघट्यता है, जिसमें क्या होगा, जिसमें स्ट्रेन यानी कि आप कह सकते हैं विरूपण जो है वो तो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जो वस्तु है वो अपना आकार जो है पुनः अर्जित नहीं कर पाएगी। तो ये जो एक निश्चित बल है जिससे ज्यादा बल लगाने पर कोई वस्तु अपना प्रत्यास्था का गुण जो है खो देती है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्था सीमा कहते हैं। और भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए ये प्रत्यास्था सीमा क्या होती है, अलग अलग होती है। मतलब सर, तो देखिए जैसा कि अभी आपने देखा था कि अगर हम बात करें स्टील की तो उसका यंग्स मॉडुलस क्या है, बहुत ज्यादा है, और रबर का यंग्स मॉडुलस जो है बहुत कम है। सर ये यंग्स मॉडुलस क्या होता है, तो देखिए ये भी हम आज के सेशन में आगे समझने वाले हैं। तो जब स्टील और रबर के यंग्स मॉडुलस में फर्क है तो निश्चित तौर पे इनकी जो प्रत्यास्था सीमा है, इलास्टिक लिमिट है, उसमें भी क्या होता है, अंतर होता है। स्टील की प्रत्यास्था सीमा ज्यादा होती है, मतलब स्टील जो है ज्यादा लोड लेकर पुनः अपनी पूर्व अवस्था जो है अर्जित कर लेता है। उसी के मुकाबले अगर हम रबर की बात करें तो रबर पे अगर कुछ न्यूटन का भी फोर्स लगा दिया जाए तो वो इतना फैल जाएगा कि वो अपना आकार जो है पुनः अर्जित नहीं कर पाएगा, अपनी पूर्व अवस्था जो है उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। अब देखिए आज के सेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम काफी सारी चीजों का नाम जो है सुन चुके हैं, जैसे प्लास्टिसिटी यानी सुघट्यता, इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी लिमिट यानी प्रत्यास्था सीमा, और यंग्स मॉडुलस। अब अगर हमें ये सारी चीजें डिटेल में क्लियर करना है तो इसके लिए हमें दो चीजों को अच्छे समझना होगा। एक है स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल, और दूसरा है विकृति यानी कि स्ट्रेन। अब ऐसा क्यों, तो देखिए असल में अगर आप जो है ये ग्राफ अच्छे समझ लेते हैं तो आज का पूरा सेशन जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए ये जो ग्राफ है ये असल में किससे बना है, स्ट्रेस और स्ट्रेन से बना है। इसलिए इस ग्राफ को समझने के लिए भी आपको क्या समझना पड़ेगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन क्या होता है, तो देखिए जैसे आपके सामने एक रॉड है। अब मुझे बताइए किसी रॉड के ऊपर आप जो है फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, विरूपण बल जो है, विरूपक बल जो है लगा रहे हैं, तो मुझे बताइए क्या होगा। निश्चित तौर पे आप कहेंगे कि सर इसकी जो मूल लंबाई है उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा, और इसकी लंबाई जो है वो पहले से बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी। तो इसी में अगर हम क्या निकालते हैं, जो इसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ है और जो मूल लंबाई है उसका रेशो निकालते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। सर ये बात तो समझ में आ गई कि जो लंबाई में परिवर्तन आ रहा है वो क्या है, विकृति है। पर ये नहीं समझ आ रहा कि इसके बटे में मूल लंबाई क्यों ली गई है। तो देखिए ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि मुझे बताइए अगर आपने दो चीजें ली, एक आपने लिया प्लास्टिक और दूसरा आपने लिया लोहा,
और दोनों के ऊपर आपने एक फोर्स लगा दिया, मान लीजिए 25 न्यूटन, तो किसमें स्ट्रेन जो है ज्यादा आएगा? निश्चित तौर पे आप कहेंगे कि सर जो प्लास्टिक है उसमें स्ट्रेन क्या होगा, ज्यादा आएगा, प्लास्टिक ज्यादा खिंचाएगा और लोहा जो है कम खिंचाएगा। पर अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि यहां ऐसा नहीं हो रहा है, प्लास्टिक जो है वो तो क्या हो जा रहा है, लोड लगाते से ही टूट जा रहा है, और लोहा जो है वो काफी अच्छे से खिंचा रहा है। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि आयरन में स्ट्रेन ज्यादा आ रहा है? तो निश्चित तौर पे नहीं। असल में अगर आपको डिफरेंट मटेरियल्स में जैसे आयरन और प्लास्टिक में भी तुलना करना है, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, दोनों की लंबाई जो है उसको समान लेना होगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, स्ट्रेन की तुलना जो है कर पाएंगे। मैं समझता हूं ये बात आपको अच्छे से स्पष्ट हो गई। तो इसी तरह से अगर हम बात करें स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन देखिए कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसको हम अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसको हम आयतन विकृति कहते हैं। और तीसरा होता है शियर स्ट्रेन, जिसको हम अपरूपण विकृति कह सकते हैं। अब सर क्या इनको भी हमें समझना है? तो देखिए बिल्कुल नहीं, इतना डिटेल में हमें पीएससी के लिए नहीं पढ़ना है। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, अनुदैर्ध्य विकृति है, उसमें क्या होता है, लंबाई में जो परिवर्तन है उसकी हम बात करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है उसमें हम लंबाई को ध्यान न देकर जो पूरा आयतन वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है उसकी हम बात करेंगे। और जो शियर स्ट्रेन होता है उसमें आयतन और लंबाई में नहीं, जो आकार होता है, जो शेप होता है, उसमें परिवर्तन पर हम ध्यान देते हैं। सर ऊपर के दोनों तो समझ में आ गए, ये शियर स्ट्रेन यानी आकार परिवर्तन थोड़ा सा समझा दीजिए। तो देखिए जरा आपके सामने ये डायग्राम है, तो इसमें आप देख सकते हैं लंबाई और वॉल्यूम दोनों का क्या है, सेम बना हुआ है, पर आकार में क्या हो गया है, परिवर्तन आ गया है। आप देख सकते हैं इसका शेप अलग है और इसका शेप क्या है, अलग है। तो इसी को हम शियर स्ट्रेन जो है कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेस की। इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताइए, जैसे एक लोहे की सपोज आपके सामने रॉड है और इस रॉड पे आपने विरूपक बल जो है, डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो लगा दिया है, तो क्या होगा? निश्चित तौर पे क्योंकि ये रॉड लोहे की है तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, आपस में बहुत क्लोज कांटेक्ट में है। अब क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत क्लोज कांटेक्ट में है तो वो इस फोर्स का क्या करेंगे, निश्चित तौर पर विरोध करेंगे। और उनकी ये विरोध करने की प्रॉपर्टी, इसी को तो हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। अब मुझे बताइए, अगर विरोध हो रहा है तो क्या इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है इनके अगेंस्ट में कोई फोर्स होगा? तो निश्चित तौर पे इसके अगेंस्ट में फोर्स जो है होगा। तो जो अगेंस्ट में फोर्स काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल कहते हैं। ये प्रत्यानयन बल जो है क्या लगता है, डिफॉर्मिंग फोर्स के एग्जैक्ट उल्टी डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, ये देखिए परिभाषा वाइज आप देख सकते हैं, किसी भी विरूपित वस्तु के जो क्रॉस सेक्शन एक निश्चित क्षेत्रफल पर जो प्रत्यानयन बल लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। ये स्ट्रेस कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कंप्रेशन, टेंशन, शियर, बेंडिंग, टॉर्शन। ठीक है, लेकिन आप सबके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, सर जैसा आपने इस सेशन में स्टार्टिंग में समझाया और अभी आप समझा रहे हैं, तो स्ट्रेस क्या है? ये एक प्रकार का फोर्स है। ठीक है, प्रीवियस सेशंस में हम फोर्स, वर्क और पावर को समझ चुके हैं और हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम प्रेशर को समझेंगे और आज के सेशन में हम स्ट्रेस को समझ रहे हैं। तो स्ट्रेस ये एक तरह का क्या है, फोर्स है जो डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और जो प्रत्यास्था है उसको कहीं ना कहीं शो करता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है उसके कारण ये क्या करता है, डिफॉर्मिंग फोर्स का विरोध जो है करता है। पर सर फिर यहां पे एरिया क्यों आ रहा है, फोर्स के अपॉन में हम एरिया क्यों ले रहे हैं? तो देखिए फोर्स के अपॉन में हम एरिया इसलिए ले रहे हैं कि एग्जांपल देखिए,
अगर मैं प्लास्टिक नट और आयरन नट की बात करूं तो मुझे बताइए प्लास्टिक और आयरन इन दोनों में किसकी प्रत्यास्था जो है या किसका स्ट्रेस जो है वो ज्यादा होगा। तो आप निश्चित तौर पे कहेंगे सर आयरन जो है उसका रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो ज्यादा होगा, वो ज्यादा स्ट्रेस जो है ले पाएगा, ज्यादा टेंशन जो है आयरन ले पाएगा। पर कैसा लगेगा आपको अगर मैं ये कहूं कि ट्रकों में क्या करा जाता है, प्लास्टिक के नट लगाए जाते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े चौड़े चौड़े प्लास्टिक के नट होते हैं वो क्या करते हैं 100, 150, 200 किलो वजन भी झेल जाते हैं, और पतले पतले जो लोहे के नट रहते हैं वो इतना वजन नहीं झेल पाते हैं और टूट जाते हैं। पर क्या इसका मतलब ये हो जाएगा कि प्लास्टिक का रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है और आयरन का रिस्टोरिंग फोर्स कम है? निश्चित तौर पे नहीं, क्योंकि ऐसा करते टाइम हम क्या कर रहे हैं, जो प्लास्टिक है उसका एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है वो बहुत ज्यादा ले रहे हैं और आयरन का एरिया क्षेत्रफल जो है वो हम बहुत कम ले रहे हैं। तो यहां पर भी हमें क्या करना होगा, अगर हमें प्रॉपर तुलना करना है स्ट्रेस की तो हमें फोर्स लगाते समय ये देखना पड़ेगा कितने एरिया की हम बात कर रहे हैं, चाहे हम अलग अलग मटेरियल की बात ही क्यों ना कर रहे हो। तो जैसा कि आपने समझा एक ही मटेरियल में भी रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो सकता है, प्रत्यानयन बल क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है अगर क्षेत्रफल एरिया जो है वो मटेरियल का हम अलग ले रहे हो। ठीक है, अब मैं समझता हूं आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों अच्छे से क्लियर हो गया। तो अब इस ग्राफ को आप एक बार वापस से देख लीजिए कि जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, स्ट्रेन जो है बढ़ता है। अब आप कहेंगे सर स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन बढ़ रहा है, तो इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे ये स्प्रिंग है, इसके ऊपर आपने क्या करा, फोर्स बढ़ाया। अब मुझे बताइए फोर्स बढ़ाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? निश्चित तौर पे F फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट x होगा, और अगर आपने 2F कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2x हो जाएगा। मतलब स्ट्रेस बढ़ाते बढ़ाते क्या होगा, स्ट्रेन जो है वो बढ़ता चलेगा, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। लेकिन ये क्या होगा, एक निश्चित सीमा तक होगा जिसको हम इलास्टिक लिमिट या प्रत्यास्था सीमा कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर आपने थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ा दिया तो जैसा कि हमने समझा फिर क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट इलास्टिसिटी शो कर रहा था, चाहे वो रबर हो या फिर वो पेन हो या लोहा हो, ठीक है, वो क्या शो करने लग जाएगा, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक यानी प्लास्टिसिटी जो है शो करने लग जाएगा। प्लास्टिसिटी मतलब सर, मतलब आपने अगर स्ट्रेस हल्का सा भी बढ़ाया है तो भी उसका स्ट्रेन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब उसकी लंबाई में परिवर्तन बहुत ज्यादा आ जाएगा। प्रैक्टिकली समझिए, रबर को आप खींचते हैं तो वो थोड़ा खिंचाता है, पर एक लिमिट से आप ज्यादा खींचेंगे तो वो एकदम से क्या हो जाता है, फिर खिंचाने लग जाता है। तो प्लास्टिसिटी जो है वो थोड़े एक लिमिटेड इलास्टिक लिमिट के ऊपर क्या होगा, शो होने लग जाएगी। और अगर फिर आपने और खींचा तो क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, विभंजन जो है हो जाएगा। तो ये क्या है, ये विभंजन बिंदु है। और इसमें एक और चीज आप चाहे तो समझ सकते हैं कि ये जो आपको ग्राफ दिया गया है ये असल में किसके लिए है, ये मेटल्स के लिए है, धातु के लिए है। पर क्या होता है, कहीं कहीं पर ये डी और ई के बीच में कोई गैप नहीं होता है, तो उसकी वजह क्या होती है, जैसे मैं चौक की बात करूं, चौक क्या होती है, वो खिंचाती नहीं है, वो खट्ट करके टूट जाती है। तो इस तरह की जो भंगुर चीजें होती है, ब्रिटल चीजें होती है, उनमें डी और ई के बीच में क्या नहीं होता, गैप नहीं होता। तो मैं समझता हूं आपको ये बात अच्छे समझ में आ रही होगी कि हर चीज जो है उसमें इलास्टिसिटी भी होती है और प्लास्टिसिटी भी होती है। शुरुआत में वो प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी शो करती है, और फोर्स अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो फिर चाहे रबर हो या स्टील हो, वो प्लास्टिसिटी शो करने लग जाता है। उसमें स्ट्रेन जो है बहुत ज्यादा कम स्ट्रेस के बावजूद जो है बढ़ने लग जाता है, जिसके कारण विरूपण डिफॉर्मेशन जो है होने लग जाता है, और एक पॉइंट पर आकर फिर वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब इसी बात को आप हुक्स लॉ से भी समझ सकते हैं, जो कि ये सीधे सीधे कहते हैं कि प्रत्यास्था सीमा इलास्टिक लिमिट के अंदर क्या होता है, प्रतिबल और विकृति दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, इसलिए हम प्रतिबल बराबर एक फॉर्मूला बना लेते हैं E इंटू विकृति,
जिसमें ई क्या है, तो ई जो है वो प्रत्यास्था गुणांक है, यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो क्या कहते हैं यूनिट है, वो आपसे एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। तो इसकी यूनिट याद कर लीजिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट क्यों है? तो देखिए अभी हमने देखा प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। सर पर विकृति की भी तो यूनिट होगी। तो देखिए विकृति क्या है, असल में वो डेल्टा एल अपॉन एल है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मीटर से मीटर जो है वो कट जा रहा है। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये क्या है, ये डायमेंशन लेस है, इसकी कोई यूनिट जो है नहीं है। किसकी यूनिट नहीं है, ध्यान रखिए विकृति की कोई यूनिट नहीं है। और जो प्रतिबल की स्ट्रेस की यूनिट है वही यूनिट किसकी होती है, प्रत्यास्था गुणांक की होती है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, तो ये प्रतिबल और विकृति का अनुपात जो है होता है। ठीक है, अब मैं समझता हूं यंग्स मॉड्यूलस को भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करूं तो तीन होते हैं ये। पहला होता है यंग मॉड्यूलस, दूसरा होता है बल्क मॉड्यूलस, और तीसरा होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब सर क्या इनके बारे में भी डिटेल पढ़ना है? तो देखिए बिल्कुल नहीं, बड़ी आसान सी बात है। यंग्स मॉड्यूलस वही है जिसमें हमने किसके अंतर की बात करी थी, लंबाई के अंदर की बात करी थी। दूसरा बल्क मॉड्यूलस जिसमें हमने जो है स्ट्रेन समझते वक्त हमने आयतन के अंतर की बात करी थी। और तीसरा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जिसमें हम शेप की, आकार में परिवर्तन की बात करते हैं। इन तीनों में आपको मेन तौर पे पता होना चाहिए यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस में क्या होगा, वही जैसा आपने समझा, ये स्ट्रेस बटा स्ट्रेन होगा। स्ट्रेस यानी कि जो आपने अभी देखा फोर्स अपॉन एरिया, यानी एक प्रेशर की तरह ये क्या होगा, काम करेगा। फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल की फोर्स लगाने पर कितना ज्यादा वो वापस अपने शेप को रिटेन कर पाएगा, रिस्टोर जो है कर पाएगा। और स्ट्रेन उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन जो है वो आएगा। अब मुझे बताइए अगर किसी चीज का यंग्स मॉड्यूलस जो है ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगा दिया जाए तो भी क्या होगा, तो भी उसमें स्ट्रेन जो है, उसकी लंबाई में परिवर्तन जो है वो बहुत कम आएगा। यानी बहुत ज्यादा प्रतिबल लगाने पर भी विकृति क्या होगी, बहुत ही ज्यादा कम आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिकली आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनका जवाब आपको देना आना चाहिए। सो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको आज का हमारा सेशन पसंद आया हो तो कल्याणी आईएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो हमारा अगला सेशन आएगा उसमें हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो है अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।